नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खड़गे ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। कहा मोदी से ठेका लेने वालों के सौदे अब पकड़े जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती है मुसीबत और यहां पर खड़गे ने भाजपा को घेरा है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अमेठी और वायनाड से दम भरेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि बदनावर में यात्रा और राहुल गांधी दहाड़े बोले आदिवासी देश के असली मालिक। खड़गे बोले सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना कराएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ आगे जिक्र होगा राजस्थान का, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया है और बीजेपी पर जमकर बरसे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि राजस्थान में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं हनुमान बेनीवाल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी से ठेका लेने वालों के सौदे पकड़े जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खड़गे ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए हमारे देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल के रूप में उपयोग कर रही है। जी हां दोस्तों, खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में एक लंबा पोस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक, आरटीआई का उल्लंघन और अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था और एसबीआई को 6 मार्च तक दान देने वालों की जानकारी साझा करने को कहा था। लेकिन आपको बता दें कि एसबीआई ने इसके लिए थोड़ी और ज़्यादा समय मांगी है ताकि चुनाव तक ये टाले जा सकें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि इसे लोकसभा चुनाव के बाद साझा किया जाए और इस लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म होगा और एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। भाजपा को इस फर्जी योजना से सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। क्या मोदी सरकार भाजपा के संदिग्ध सौदों को आसानी से नहीं छिपा रही है? जिन सौदों में इन अपारदर्शी इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पावर प्लांट्स आदि के कॉन्ट्रैक्ट्स पीएम मोदी के करीबियों को सौंपे गए थे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आगे खड़गे ने आरोप लगाया और सवाल खड़ा किया कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दान देने वालों की 44,434 स्वचालित डेटा एंट्री का मिलान केवल 24 घंटे में किया जा सकता है। फिर इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एसबीआई को 4 महीने का समय क्यों चाहिए? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड अपारदर्शी, अलोकतांत्रिक और समान अवसर को नष्ट करने वाली व्यवस्था थी, लेकिन मोदी सरकार, पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्टर ने बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्था, आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया। अब हताश मोदी सरकार तिनके का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विफल करने के लिए एसबीआई का उपयोग करके उसकी कोशिश कर रही है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ा खुलासा होने वाला है और पोल खुलने वाली है कि आखिरकार ठेका लेने वालों के सौदे कहीं पकड़े ना जाएं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव और अमेठी वायनाड से दम भरेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और खासतौर से गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाला रायबरेली और अमेठी सीट पर अटकलों का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। खबर है कि कांग्रेस ने रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला कर लिया है और साथ ही राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से लड़ेंगे। फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं और वहीं राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव की तरह अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। खास बात है कि वाम दलों की तरफ से केरल की वायनाड सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया था। इसके बाद से ही अमेठी को लेकर भी चर्चाएं तेज थी। साल 2004 से ही रायबरेली सीट पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जीत दर्ज करती आ रही थी। 2019 में वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कांग्रेस की एकमात्र सांसद थी और इस बार उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा का रुख किया। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेठी की जनता के नाम लिखे पत्र में उन्होंने पहले ही गांधी परिवार से ही उम्मीदवार होने के संकेत दे दिए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बोले आदिवासी देश के असली मालिक। खड़गे बोले सरकार बनी तो पहला काम
जातीय जनगणना। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5वें दिन मालवा निवाड़ है और राहुल गांधी बुधवार सुबह उज्जैन के झंगोरिया से न्याय यात्रा लेकर रवाना हुए। बड़नगर में महिलाओं से संवाद व बदनावर में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी की यात्रा रतलाम जिले में प्रवेश कर गई। दोस्तों आपको बता दें कि जमकर दहाड़े हैं राहुल गांधी और इसी के साथ कांग्रेस ने देश में चुनावों की शुचिता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सत्ता पक्ष द्वारा चंदे का धंधा चलाया जा रहा है और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे, लेकिन एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांग लिया है। कांग्रेस ने कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा नहीं देना चाहते और पूछा कि डिजिटल बैंकिंग के युग में एक क्लिक पर 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा निकालने के लिए एसबीआई को 5 महीने क्यों चाहिए और कहा कि ये वही एसबीआई है जिसके 48 करोड़ बैंक अकाउंट, 66,000 एटीएम और लगभग 23,000 ब्रांच हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला, बीजेपी पर बरसे अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया और ट्वीट कर जानकारी सार्वजनिक करने की मियाद बढ़ाने वाली याचिका पर सवाल उठाए। अशोक गहलोत एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों के नाम सुप्रीम कोर्ट को देने की समय सीमा को 13 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की याचिका दायर करना स्पष्ट संकेत है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बहुत कुछ छुपाना चाहती है। आजकल बैंकों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होता है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को निकालना मिनटों का काम है। इसके बावजूद समय मांगना दिखाता है कि एसबीआई चुनाव से पहले बीजेपी को एक्सपोज होने से बचाने का प्रयास कर रहा है। गहलोत बोले कि मैं पुनः कहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला है जिससे मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को एक कानूनी अमली जामा पहनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं हनुमान बेनीवाल। जी दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और राजस्थान के नगवार से मौजूदा विधायक हनुमान बेनीवाल आगामी आम चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में उसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि बाड़मेर सीट के लिए टिकट की उनकी मांग पर भाजपा ने विचार नहीं किया, जिससे उन्हें कांग्रेस की ओर रुख करना पड़ा है। पूर्व भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा सांसद बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और सूत्रों के अनुसार उनके गठबंधन के उम्मीदवार होने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, सूत्रों ने कहा कि आरएलपी सुप्रीमो में भाजपा से बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, हालांकि पार्टी ने उनके साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अवसर को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी का रुख किया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा को लेकर बड़ा दावा, कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी 12-13 सीटें, कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, जल्द आएगी प्रत्याशियों की पहली सूची। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि छिंदवाड़ा से मैं नहीं नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान सियासी हालातों पर मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 12 से 13 सीटें जीतेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। विपक्षी एमएलए के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं पर बोले डीके शिव कुमार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मोदी सरकार पर पिछले 10 सालों में जनता को ठगने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर परिवार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को दावा किया कि आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे और उन्होंने कहा कि वो अभी इस रहस्य को उजागर नहीं करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर और अरबेल शिवराम हेब्बार के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि सिर्फ 2-3 नाम ही क्यों लें। उन्होंने इशारों में कहा कि कई विपक्षी नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए बेताब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव की रैली से सब बेचैन हो गए। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी विधायक का हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी आम लोगों पर ध्यान नहीं दिया है, रोजगार के बारे में भी नहीं सोचा, बस राम मंदिर की बात करते रहते हैं। उनका जो दावा है कि इस बार 40 में 40 सीटें जीतेंगे, ये एकदम उल्टा होगा, यानी बिहार में 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, ना कि भाजपा
भाजपा का चुनाव। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता यात्रा को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भगवा पार्टी बंगाल को बदनाम करने और तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनर्जी की टिप्पणी संदेश खाली में अशांति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आई है। सीएम बनर्जी ने कोलकाता में पत्रकारों से बात करते कहा कि भाजपा लगातार बंगाल को बदनाम करने और अधिकारियों की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हमने सुना है कि एजेंसियां इस बात का दावा कर रही हैं कि भाजपा ने उन्हें तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। एजेंसियों के नाम का उपयोग करके वो जबरदस्ती प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को बंगाल में भेज रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा को बंगाल में जीत दर्ज करना है तो उसे यहाँ लोगों का विश्वास अर्जित करके आगे बढ़ना होगा। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, ना कि बीजेपी का चुनाव, और देश में बंगाल ही एक ऐसी जगह है जहाँ निष्पक्ष चुनाव संभव है। उन्होंने पीएम मोदी पर इशारों में हमला करते हुए कहा कि बंगाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वालों से मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश जाइए। पिछले 2 दिनों में 2 नाबालिगों को बांधकर हत्या कर दी गई। एक बार बिल्किस का घर देखिए और हाथरस भी देखिए, बंगाल उससे कहीं बेहतर है। भाजपा पर हिंसा बढ़ाने का आरोप लगाते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा की चालाकी भरी बातें और हिंसा भड़काने की कोशिशों ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। बंगाल की माताएं और बहनें इससे खुश नहीं हैं। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का उद्घाटन कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ राकेश टिकैत ने फूका बिगुल, कहा हर बैठक में लेंगे इनका नाम। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अजय टैनी को प्रत्याशी बनाने पर निंदा करते हुए कहा कि किसानों के हत्यारे को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सरकार किसानों की हमदर्द नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अजय टैनी का नाम हर मीटिंग में लिया जाएगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन हम किसी को समर्थन नहीं करते। सब चुनाव लड़े, सबको अधिकार है। हम किसी को समर्थन नहीं देते हैं क्योंकि हमारा संगठन अराजनीतिक है और 14 मार्च को दिल्ली में जाएंगे, वहां हमारा प्रोग्राम है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने निवास पर बयान देते हुए कहा कि एसकेएम का समर्थन पंजाब के किसानों के लिए है, लेकिन एसकेएम का कॉल अलग है। उनका ट्रेन रोकने का नहीं, बल्कि हम तो दिल्ली में 14 मार्च में पहुंचेंगे। हमारा 14 मार्च का दिल्ली का प्रोग्राम है। उन्होंने किसानों की एकता पर बल देते हुए कहा कि जो दिल्ली से 13 महीने आंदोलन चला कर आए, वो सब किसान इकट्ठा हों तो सरकारों पर प्रेशर बन सकता है। उन्होंने बारिश में किसानों के नुकसान के सवाल पर कहा कि ओलावृष्टि से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा की अपनी पॉलिसी है, लेकिन अजय टैनी को टिकट देने की हम निंदा करते हैं। जब तक मीटिंग होती रहेगी तब तक अजय टैनी का नाम आता रहेगा। गलत आदमी को बीजेपी ने टिकट दिया है। जिसने किसानों की हत्या की है उसे टिकट मिला है। ये सरकार किसान विरोधी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश का बीजेपी से सवाल, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पर आखिरकार क्या है भाजपा का रुख। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पर क्या रुख है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस देशव्यापी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को बिहार के बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री बिहार के बेतिया में हैं, वहां भी निस्संदेह झूठ और जुमलों की झड़ी लगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो इन सब के बीच सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बात करने की हिम्मत दिखाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार हर साल 10 साल में होने वाली नियमित जनगणना को क्यों नहीं करवा रही है, और रमेश के अनुसार ये जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इससे अन्य आंकड़ों के अलावा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार को मिलेगा धोखा, 4 नेताओं ने ली जेडीयू की सुपारी, लालू यादव के करीबी का चौंकाने वाला दावा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू यादव के करीबी शक्ति सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द 4 प्राणी घूम रहे हैं और उनको बिहार की जनता भी अच्छे से देख रही है। उन्होंने कहा कि इन 4 लोगों का मिशन है कि जल्द से जल्द जेडीयू का भाजपा में विलय करा लिया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बुला रही रायबरेली, शहर में जगह जगह लगे वापसी के पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इन दिनों हर जगह प्रियंका गांधी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर उनके समर्थकों ने इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो उन्हें यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। पोस्टर पर लिखे नारे से साफ है कि स्थानीय कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद प्रियंका गांधी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के समर्थक उनकी मांग कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व उन्हें लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। आपको बता दें कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और इस सीट पर गांधी परिवार का कब्जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी कैबिनेट की शपथ के बाद अखिलेश यादव ने भी खाई कसम और कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंगलवार शाम को पहली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 4 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें बीजेपी के 2 नेता सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी विधायक अनिल कुमार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं योगी सरकार की कैबिनेट विस्तार पर सामाजिक पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा। सपा मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी और रोजगार देना है। आगे उन्होंने ये भी शपथ दिलाई कि सक्रिय होकर अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं को सौहार्दपूर्ण सकारात्मक राजनीति के लिए जागरूक करेंगे और लोकसभा चुनाव में संविधान पर विश्वास करने वाले दलों को जिताने के लिए समाज से खुलकर अपील करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इस नारे को हर परिवार, हर युवक युवती तक पहुंचाने की भी शपथ लेते हैं कि भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव, बिहार से देंगे चौंकाने वाला नतीजा, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महागठबंधन की जन विश्वास रैली के बाद पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव लड़ेंगे और बिहार में चौंकाने वाला नतीजा देंगे। कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो, सभी लोग ने इस रैली में एकजुटता दिखाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा की, लोगों ने हमें प्यार मोहब्बत दिया और विश्वास दिखाया। 22 तारीख को तय किया था कि हम लोग रैली करेंगे और 3 तारीख को रैली की। हम लोगों ने केवल 10 दिनों के अंदर जन विश्वास रैली की और रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद भी लाखों लोग जुटे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ऐतिहासिक रैली रही और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती में एक ऐतिहासिक रैली के जरिए पूरे मुल्क को पैगाम दिया है कि हमारा जो गठबंधन है ये मजबूत है और आने वाले वक्त में बिहार में हम लोग चौंकाने वाला नतीजा देंगे। लोगों का जिस हिसाब से जज्बा था, ये एक बड़ी रैली हुई और बारिश के बावजूद भी लोग बैठे हुए थे। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मैदान से नहीं हिला। जितने मैदान में लोग थे उससे ज़्यादा सड़क पर थे और उन तमाम जनता का हम शुक्रिया अदा करते हैं और सभी महागठबंधन की पार्टी के नेताओं, गठबंधन कार्यकर्ताओं को इस सफलता की बधाई देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जस्टिस गंगोपाध्याय के सभी फैसलों पर ममता बनर्जी को शक, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी पश्चिम बंगाल सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया, जिसके बाद अब उनके फैसलों पर ममता बनर्जी को शक है और सुप्रीम कोर्ट में जा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मचा बवाल। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून की तारीख इसीलिए मांगी है ताकि चुनाव निपटने तक सब कुछ छुपा रहे। दरअसल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर बड़ा फैसला दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम ही रद्द कर दी थी और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक सारे बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ पूरी डिटेल 13 मार्च तक ईसी की वेबसाइट पर डालने को कहा था। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत और मांगी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को दिया अपने एप्लीकेशन में कहा कि 22,217 बॉन्ड की जानकारी जुटाने के लिए 25 दिन बहुत कम थे, लिहाजा 4 महीने का समय दिया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका, अपहरण में दोषी करार भेजा गया जेल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा
चुनाव से ठीक पहले पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। जौनपुर की अदालत ने धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है और बुधवार को सजा भी सुना देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, इंडिया गठबंधन 9 लाख युवाओं को देगी सरकारी नौकरियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को शिवपुरी से शुरू हो गई और इस दौरान उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक लोग शामिल हुए। राहुल गांधी ने शिवपुरी में कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही केंद्र सरकार में खाली पड़े सभी पदों को भरा जाएगा। और राहुल गांधी ने कहा कि 2,93,000 पद रेलवे में खाली हैं, वहीं 2,64,000 पद सेना में खाली है। इसी तरह 1,43,000 पद गृह विभाग में भी खाली है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।